गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। वेलकम टू एफटीएस। मैं आपका होस्ट आकाशदीप सिंह और मेरे साथ आज हैं राहुल शर्मा जी, एडिटर इन चीफ सनराइज मेल। सर, वेलकम टू चैनल। थैंक यू। मुद्दे तो बहुत है, बट जो हम स्टिक रहेंगे कुछ मुद्दों पे, जैसे अमेरिका चाइना, अमेरिका रशिया और इंडिया। पहले मैं राहुल जी से पूछूंगा, राहुल जी, देश में क्या चल रहा है? देश में तो बुरी हालत है। अगर देखा जाए, पार्टी सिर्फ अपनी पार्टी को तरफ चल रही है, बीजेपी देश का नहीं सोच रही। जबकि देश को सोचना चाहिए, लोगों गरीबों को लोगों को सोचना चाहिए था। जब सरकार 2014 में आई थी, तब बीजेपी ने कहा हम गरीबों का सोचेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। तो उन्होंने सिर्फ आज अडानी और अंबानी को ही पकड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पता है, आप थोड़ा सा। अडानी अंबानी का तो चलो हम नाम लेते हैं, बिजनेसमैन है, बट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पे कुछ आप बोलेंगे कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है? कि मतलब अगर हम देखेंगे, आज हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमारा साथ नहीं दे रही, कोई भी। चाइना हमें कैप्चर कर चुका है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मतलब बोला जा रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं ये बड़े स्ट्रांग है, जयशंकर जी ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, मोदी जी ने इतने टूर किए, शायद मुझे लग रहा है आज तक इंडियन हिस्ट्री के किसी फॉरेन की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर ने टूर नहीं किए जितने हमारे मोदी जी ने किए। बट अब हमें पता लगता है कि जब कोई हमारे साथ हेल्प नहीं कर रहा है इस टाइम, तो आप इस पे कैसे रोशनी डालेंगे? फॉरेन पॉलिसीज पे कैसे रोशनी डालेंगे आप? अब आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। 2025 2015 से लेके 2026 तक 765 करोड़ रुपया इन्होंने टूर पे खर्च किया है। 765 करोड़? सिर्फ जब कोरोना आया था तब वो कोई भी वहां बाहर जाने का वो नहीं था। जबकि पूरे 2015 से लेके 2026 तक 62 करोड़ रुपया बड़ा होता है देश का। और उसमें मिला क्या? हमें कुछ नहीं मिला। वो हमें दिख गया कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज पे कितना इफेक्ट हो रहा है। आज ईरान हमारे जहाज को रोक रहा है, चाइना ने हमें बाइकआउट कर दिया एक किस्म का। हम उस लेवल में पहुंचे ही नहीं है, आज तक हम मोबाइल नहीं बना पाए। अभी तक अगर हम बाहर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उस रॉ मटेरियल्स को हम यहाँ, जिसे बोल रहे हैं कि इंडिया में हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं हो रही, अभी भी असेंबलिंग हो रही है। तो हमें समझ नहीं आ रहा देश स्ट्रांग हो रहा है या जो कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं हमारे वो स्ट्रांग हो रहे हैं। अडानी अंबानी का अगर हम डाटा निकालें तो पिछले 2014 से लेकर अभी तक अगर उनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 500-600% हो चुकी है, बट हमारा देश गिरता जा रहा है। मंदी आई, हमारी जीडीपी आप देख सकते हैं, हम फिर से नीचे 6वें नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर से चौथे से 6 में आए हम। चौथे से हम 6वें पे आ गए। अभी कुछ भी हुआ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इवन लोगों को एड्रेस करना पड़ गया कि आप पेट्रोल जाया मत कीजिए, आप फूड देख के खाइए, तेल जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी होम की उसको उन्होंने बोल दिया कम यूज कीजिए। ऐसा क्या हो गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना डर गए कि लोगों को अपील तक कर दी उन्होंने? देखिए, जब कलकत्ता का इलेक्शन था, असम का इलेक्शन था, केरला का और पौंडीचेरी का इलेक्शन था। अब डिजिटल इंडिया कह रहे हो, डिजिटल इंडिया में इलेक्शन मोबाइल से कर सकते थे। इतना पैसा एक रैली में 33 करोड़ रुपया लगता है मोदी जी की। और अगर 20 रैली की हो, 600-700 करोड़ पैसा उड़ गया, उनके काफले चले, उनकी सिक्योरिटी चली, उनका सब कुछ हुआ, तो वो पैसा बचता ना डिजिटल इंडिया के तौर पे। इलेक्शन के बाद ही क्यों याद आया कि ये पेट्रोल बचाना? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतनी थी। उन्हें साल की इलेक्शन के बाद ही क्यों याद आया कि हमें पेट्रोल बचाना है, हमें लोगों को क्योंकि उन्हें मूवमेंट्स रोकनी है? उन्हें अपने दिखाना है, हम इस इतनी स्टेटों में हम बीजेपी ने कैप्चर किया हुआ, इनको सिर्फ दिखाना था। मतलब बीजेपी का मेन मकसद इस टाइम सत्ता में रहना है, देशवासियों का देखना नहीं है। बिल्कुल। अगर हम अपनी स्टेट की बात करें इस टाइम, जैसे अच्छी न्यूज आई है कि लद्दाख को स्टेटहुड वापस मिल रही है, बट उसके लिए एजिटेशन बहुत ज्यादा हुआ, बड़ा कुछ हुआ वहां पे। साइंटिस्ट, क्या आपको लगता है कि हमारी स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर इस टाइम रियासत है, लद्दाख तो अलग हो चुका है, इनके लीडरान जो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि स्टेटहुड वापस मिलेगी? मुश्किल है, नहीं मिलेगी। 29 ML है, 29 ML को बिजली, प्राइवेट बिजली होने वाली जून में, वो तब नहीं बोले। सिर्फ इनको एक ही दिख रहा है,
सनातन सनातन क्या, सनातन के लिए आपका सनातन को पेट भरोगे, सनातनों के लिए आप लोगों को, जो गरीब लोग उनको कुछ करोगे? हॉस्पिटल चल जाओ, वहां पे तो ऐसे लोग मर रहे हैं, कुछ है ही नहीं है। सेक्टर वाला एक बंदा जाएगा, उसको सब कुछ सुविधा मिलेंगी, उसको किट भी मिलेगी, उसको मेडिसिन। तो कहते हैं मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया देश के लिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ वहां, मैं तो देखता हूँ मेडिकल सबसे पुअर। राहुल जी बोल रहे थे कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी हालत है, रोड की बुरी हालत है, स्मार्ट सिटी जो बोला गया उसमें काफी ज्यादा फंड्स आ रहे हैं, ये नहीं कि फंड्स की कोई कमी है। आज कोई भी प्रोजेक्ट है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ से नीचे है नहीं। हर स्टेट में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, इनोग्रेशन होता है, बट अनऑपरेशनल रहते हैं। बिल्कुल बंद रहते हैं। यूपी में 6 एयरपोर्ट बने हैं, तो उसमें अगर बंद का भी खर्चा जोड़े वो 50 करोड़ का खर्चा आता है। इगलास में एयरपोर्ट बना, यूपी में 6 बने। अब इगलास छोटा सा वो कस्बा है, तो उसमें एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्या थी? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये शायद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप स्ट्रक्चर्स बनाओ, ये करो, वो करो, बट ऑन ग्राउंड वो ऑपरेशनल नहीं है, या लोगों की पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है, कि देश के लोगों की, आम लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीजों को देख सके, उस पर ट्रैवल कर सके। तो इतने एयरपोर्ट बनाए क्यों जा रहे हैं, किसके लिए बनाए जा रहे हैं? वो अडानी अंबानी के लिए, उनकी खासकर अडानी अंबानी की बात करें। अडानी 2014 में जब मोदी जी आए तब अंबानी वो मार्केट में नाम भी नहीं था, और 14 से लेके आज वो 10वें स्थान पे पहुंचा। वो कैसे पहुंचा? कोई सपोर्ट होगी? आप अकेले अगर बिजनेस कर रहे हो 12 साल में इतना राइज कभी कोई कर नहीं सकता। अभी राहुल जी की एक स्टेटमेंट आई थी, राहुल गांधी जी की, कि जब अमेरिका की हर बात इंडिया मानना शुरू हो गया तो उन्होंने बोला था आप बड़ी जल्दी देखेंगे कि अडानी के केस वापस हो जाएंगे। तो हुआ भी है, वो तो हुआ। अडानी पे जो केस थे या उनके भतीजे पे जो भी केस थे वो अमेरिका ने वापस लिए, छोटी मोटी पेनल्टी लगा के अमेरिका में, क्योंकि अडानी ने अमेरिका में 2000 करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, और जब मोदी से वहां बैठ के बात हुई होगी तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा देश का उठा के अमेरिका लेके जाएंगे, वो फिर कल को डूबेंगे तो अमेरिका। तो ये क्या फॉरेन पॉलिसी है? एक तरफ हम हमारे जितने बिजनेसमैन, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। एक तरफ से हमारे जितने कॉर्पोरेट्स है या बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, इंडिया की ब्लू चिप कंपनीज है, उनकी इन्वेस्टमेंट सारी चल रही है अमेरिका की तरफ या उनके अलायंस की तरफ, और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। ब्रिक्स के मेंबर हैं हम, परमानेंट मेंबर है, बट हम ब्रिक्स जब करेंसी की बात आती है उस पर हम कन्नी काट लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम चाइना जो है मेन मेंबर है और वो ओपनली रशिया के साथ चल रहा है, भाई इंडिया रशिया के साथ नहीं चल पा रहा, जबकि रशिया हमेशा स्टैंड में रहा है हमारे साथ। हमें पता है अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का साथ देता है, पहले भी देता था। रशिया हमारे लिए शुरू से खड़ा है, बट इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी, मतलब आप लोगों को समझाइए फॉरेन पॉलिसी है क्या इनकी? देखिए, जब इंदिरा गांधी थी, रशिया एक दोस्त होते थे, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा व्यापार होता था। आज वो जब ईरान और रशिया और उसकी किसकी थी, ईरान एंड रशिया और यूक्रेन की जब जंग हुई तो मोदी ने उनको एक बार भी सपोर्ट नहीं की, बिल्कुल ओपनली, मतलब कुछ नहीं बोला। तो वो पॉलिसी जब वो सोचेंगे, जब अगर हम दोस्त बने हैं तो दोस्त को बोलने का तो रहना चाहिए भैया, हमें कोई हम सपोर्ट करते हैं आपको। जैसे ईरान है, चाइना है, कोरिया है, ये ओपनली सपोर्ट में आते हैं रशिया के। भाई इंडिया ऐसी क्या मजबूरी है कि इंडिया ओपनली सपोर्ट में नहीं आ पाता? जो अमेरिका से दबा हुआ है, कुछ ना कुछ बातें होंगी। अमेरिका से हमारे राजनीतिक लोग दबे हुए हैं या हमारी कॉर्पोरेट कंपनियां? राजनीतिक और कॉर्पोरेट, मेन राजनीतिक। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी 56 इंच की छाती है वो कहीं ना कहीं वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में रहती है। क्यों रहती है? कभी एब्सेंट फाइल में नाम आता है, कभी अडानी जी का नाम आ जाता है। अभी सुनने में आया कि जो हमारे अंबानी जी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां रिफाइनरीज में, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है अमेरिका में, 2000 करोड़ कर रहे हैं। तो मतलब देश पहले नहीं है, पहले हमारे कॉर्पोरेट घराने हैं जो इस देश को चलाएंगे। अब देखिए, अब बिहार में अडानी जी गए तो वहां पे उन्होंने सबसे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल शुरू कर दिया। अब हॉस्पिटल में ही वो आ गए, जो एम्स बना रहे हैं इतने, वो किसी के नाम के 200 करोड़ का जम्मू कश्मीर में बनाया है ही नहीं है। सिर्फ छोटे छोटे ऑपरेशन है, उस 200 क्या छोटे ऑपरेशन छोटे हॉस्पिटल नहीं होते क्या? सिर्फ एम्स में लगे। अब जाए वहां पे है ही कुछ नहीं है।
बाहर के डॉक्टर अभी तक नहीं आए, लोकल डॉक्टर है, क्या करोगे आप एम्स को? सिर्फ नाम का एम्स बना के रख दिया। आम जनता के लिए तो है ही नहीं है वहां पे। वहां पे हाँ जी आ जाओ, 1 महीने की डेट मिलेगी, क्या करोगे एम्स को? चलिए, ये मुद्दे तो हो गए। अब प्रेजेंट मुद्दे बात करते हैं। जो इस टाइम पेट्रोल डीजल का मुद्दा चल रहा है, एलपीजी का मुद्दा चल रहा है, शॉर्टेज चल रही है या क्या है, जो भी है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारी नेशनल मीडिया तो दिखा नहीं रही है, बट पिछले 3 दिन में 3 बार प्राइस बढ़ चुका है, 20-30 पैसे, 60 पैसे करके, ताकि लोगों को पता ना लगे। तो ये कैसी पॉलिसी है? मतलब जबकि जब सस्ता लिया गया था कंपनियों के जरिए, तब तो इन्होंने कुछ दिया नहीं। तो अब अगर थोड़ा महंगा हो तो कंपनी बेयर क्यों नहीं कर रही उस चीज को? 2013 में 109 रुपए पर बैरल था कांग्रेस टाइम, 2013 में 109 रुपए बैरल था। प्रति बैरल डॉलर। आज भी देखा जाए 2013 साल हो गए, 13 साल के बीच में आज भी 115-120 बैरल होगा। तो तब पेट्रोल का रेट था 72 रुपए, आज पेट्रोल का रेट है 113 रुपए। इतना डिफरेंस का सिर्फ 5-6 रुपए का हुआ ना बैरल का रेट, तो रेट कितना बढ़ गया। और एक बार नितिन गडकरी कहते हैं हम एथेनॉल बनाएंगे तो उसमें पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल तो उतना ही था। उसमें लोगों को तो फायदा नहीं हुआ, बट नितिन गडकरी जी के दोनों बेटों को बहुत फायदा हुआ। वहां पे उन्होंने अब 2 रुपया एथेनॉल बना के लोगों का देश का पानी यूज करके 1 लीटर में 1 लाख टन पानी यूज होता है। तो उसमें नुकसान तो हमारे देश का वो पानी यूज हो रहा है, पानी फ्री यूज कर रहे हैं, तेल तो उतना ही है। और तेल में कोई ये नहीं है कि हमें बेनिफिट हुआ है या कोई प्राइस कम हो गया, तो फायदा क्या हुआ इथेनॉल को? ऊपर से गाड़ियां भी खराब होती है उससे। टोयोटा ने कह दिया इथेनॉल में चलाओगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं। लोगों का सब्स्टिट्यूट क्या, इथेनॉल तो डाला हुआ। तो लोगों को लोग पागल हैं जो देख रहे हैं। गया है, लोगों को बाहर आना चाहिए, देखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी बैलेट पेपर वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जो ये चला रहे हैं ये तो फायदा भी नहीं। अमेरिका में है बैरल पेपर, अब फॉरेन चल जाए, हर जगह बैरल पेपर है। और आपने वहां पे लोकसभा में दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे हैक होते मशीनें सारी। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी 5 कंट्रियों के दौरे पे गए, और गए भी तब जब वो लोगों को अपील कर रहे थे कि आप घर से काम कीजिए, आप ऑफिस मत जाइए, पेट्रोल बचाइए। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इनको इतना खर्चा करके 5 कंट्रियों में गए? वो तो ऑनलाइन भी मीटिंग हो सकती बिल्कुल थी, होती है, सब बिल्कुल कुछ हो सकता था। या ये मेलोडी टॉफी देने इतनी दूर जाना था इनको, क्या था? मतलब शायद कुछ एंजॉय करने जाना होगा। ओके, ये मेलोडी टॉफी मुझे तो आज 5 घंटे का मुझे आज तक पता चला ही नहीं है क्या वहां पे क्या बेनिफिट है। वो गए, जब वापस आए हमारे जहाज रोक दिए, 2 जहाज रोक दिए। ईरान ने हमारे 2 जहाज रोक दिए। तो फायदा क्या हुआ? सिर्फ मेलोडी टॉफी दिखाने के लोगों को, या कंपनी के प्रमोशन के लिए गए? या इस टूर में भी अडानी साहब के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं जो बाद में पता लगते हैं, अभी नहीं, या उनके लिए गए? क्योंकि हमने ज्यादातर देखा हुआ है उन्हीं कंट्रीज में जाते हैं यहाँ तो अडानी साहब को फायदा हो रहा था, या किसी कंट्रोवर्सी में उनकी कंपनियां फंसी होती है। एक लाए हैं, फैक्ट्री लाए हैं केमिकल की जी, जो पुणे में लगनी है। जो कहते हैं वहां पे जो एक केमिकल है ऐसा है, वो पानी में भी घुल जाए, कहीं भी घुल जाए, वो इंसान को खत्म कर देगा। वो इंडिया में लग रही है। हाँ, बिल्कुल। आपको पहले बात हुई थी याद? राहुल जी, ये तो हो गया, हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इनकी कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा नेबरर है, बट हम देख रहे हैं पूरा अब कुछ टाइम से पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये एक अलायंस बनता जा रहा है। छोटी छोटी कंट्री सारी होती है, और हम यहाँ पर आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो क्या इसमें पाकिस्तान को अपर हैंड मिल रहा है? मिलेगा। चाइना जब एक पावरफुल कंट्री है, हम चाइना मैं आज बोल रहा हूँ, हम चाइना से 40 साल पीछे हैं। ठीक है, वो 40 साल पहले सोचता है, तो नेचुरली वो जो पावरफुल कंट्री है वो उसके साथ जुड़ के हमें तो नुकसान करेंगी ना। ये बैठे बैठे सिर्फ हम देश को देशभगत करेंगे। देखो चाइना आज भी वो पैसा 110 बिलियन वो सिर्फ एजुकेशन और साइंस पे पैसा लगाता है। हम अरबों रुपया सिर्फ मंदिरों में और सनातन धर्म में लगाते हैं। हमें हिंदू मुस्लिम करना अच्छा लगता है देश में, थोड़ा
ज्यादा। ठीक है, तो मतलब वो एजुकेशन पे जो हम अगर एजुकेशन होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो नेचुरली वो पढ़े लिखे अच्छे होंगे, कंट्री अच्छी डेवलप होगी। चाइना में तभी क्यों 40 साल बढ़ गया। अब देखिए कितनी टेक्नोलॉजी है इस पे। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। आज हम फोन एलसीडी भी नहीं बना नहीं पाए, सारा बाहर से आ रहा है। 80%। हमें बनाने की कोशिश करते हैं तब भी हम रेट कम्पीट नहीं कर पाते, क्वालिटी कम्पीट नहीं क्योंकि कर पाते। करप्शन, टैक्स, वहां पे वन टाइम टैक्स है। ओके, शायद इसीलिए इंडिया से कई कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर दुबई और सिंगापुर शिफ्ट किए। बिल्कुल, देखो टैक्स का इशू पड़ता आप एक फैक्ट्री लगाते हो, जीएसटी मिलेगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इंडस्ट्री वाले, बिजली वाले, आपको इतने टैक्स बढ़ जाएंगे, आपका मटेरियल महंगा पड़ेगा। राहुल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी अगर जीत रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ है? कांग्रेस अब वो चुप करके बैठ गई है, अब उसको पता है हमें जीतने दो। देखो कांग्रेस, मैं नहीं बोल रहा कांग्रेस गलत है, और तभी आज वो इसी लेवल पे पहुंची है। देखो कांग्रेस ने, अगर वो बीजेपी का, उसको मार्केट में आना चाहिए, एजिटेशन करनी चाहिए। वो ऐसे बैठ गई है, हाँ भी जीतने तो कोई बात नहीं, कब तक चलेगी, ये बात नहीं होती। आप कंपटीशन करो, उसको ऑपोजिशन को बताना चाहिए कि हम ऑपोजिशन में हैं और कोई चीज गलत हो रही है देश के साथ, तो ऑपोजिशन को आके लोगों को बताना चाहिए कि भैया गलत हो रहा है। बट ऑपोजिशन में देख रहा हूँ ऐसा हो चुका है, जब इलेक्शन होती है तो फिर कांग्रेस के लीडर दिखते हैं, इलेक्शन के बाद कांग्रेस के लीडर गायब हो जाते हैं। बीजेपी अगर इलेक्शन जीत रही है तो बीजेपी काम दाम दंड बेट सब लगाती है, पैसा भी लगाती है, पैसा भी लगाती है। अच्छा, पैसे से याद आया, 2014 से अभी तक बीजेपी इंडिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अमीर पार्टी, और सबसे ज्यादा फंडिंग भी इनको मिल रही है। तो इस पे क्या रोशनी डालोगे? मतलब क्या अब ये वन साइडेड होता जा रहा है सारा काम? नेचुरली अपना बीजेपी के पास 10,162 करोड़ रुपया है इनके पास, बीजेपी के पास। बीजेपी की स्ट्रेंथ, पार्टी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी, जब वो आई थी तब 80-90 करोड़, 2080-90 करोड़ था। तो आज कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगेगी इतना ज्यादा? अंडानी अंबानी, आप सोच लो, जो 72 रुपए तेल 2013 में दे रहे हैं और 103 रुपए आज दे रहे हैं, वो कोई ना कुछ मार्जिन रखा होगा तभी पैसे दे रहे हैं ना, तभी आज इतनी बड़ी पार्टी बन गई। अब हाईवे बन रहे हैं, हाईवे आज बनते हैं कल टूट जाते हैं। वो मतलब 1-2 दिन में ही जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इधर से बिहार, सॉरी, बनारस से मेरठ तक हाईवे बना, अडानी ने बनाया, ठीक है, वो 10 दिन में ही टूट गया, 10 दिन में ही टूट गया। मतलब वो हाईवे कैसा बना, मतलब आपको कम से कम जो हमारे आज कांग्रेस के टाइम में या पुराने चल जाओ वो टाइम आज तक नहीं टूटे, वो 10 दिन में कैसे टूटते हैं? इसका मतलब वहां पे कोई पैसा फंडिंग होती होगी। कुछ कंपनी ऐसी है बॉम्बे की जो ब्लैक लिस्ट हो गई है, उसको भी टेंडर दे रहे हैं। जब ब्लैक लिस्ट हो गई तो आप उसको भी टेंडर दे रहे हो, इसका मतलब वो फंडिंग दे रहे होंगे, तभी आज बीजेपी सबसे पैसे वाली पार्टी बनी। लास्ट एक टॉपिक में आपसे पूछूंगा, बीजेपी जब सत्ता में आई है, हिंदुत्व का नारा था और गौ रक्षक बन के आए, बट आज इंडिया बीफ में नंबर 1 पे हो चुका है। और इनके कई लीडर, जम्मू के मैं नाम तो नहीं लूंगा, कई लीडर्स के नाम भी आ गए गौ तस्करी में। और सबसे बड़ी जो कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं उससे फंडिंग भी आई। और तो क्या ये गो तस्करी की कुछ कंपनियां बीजेपी की भी हैं जो आज मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात है, जब आप जीएसटी उसको 0 कर रहे हो तो नेचुरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी होगी। कोई और लोग बोले नहीं, कांग्रेस टाइम में था जो गो वहां पे बांग्लादेश में काटा जाता था, आज यहाँ कट रहे, यूपी में शरेआम कट रहे, और एक्सपोर्ट हो रहा है और लोग बोल रहे नहीं है। 0 जीएसटी, सबसे बड़ी हैरान की बात, 0 जीएसटी। खाने पे नहीं किया, हेल्थ पे नहीं किया, कैंसर की दवाइयों पे नहीं किया, कैंसर की दवाइयों पे भी उन्होंने 12% रखा, जबकि कैंसर इंडिया में एक जहर घुलते जा रहा है। आज सबसे ज्यादा हर महीने 5-6 मौतें कैंसर पे हो रही हैं, उस पर ही आपने 12% जीएसटी कर दिया, तो नेचुरली लोग कहां से दवाई लेंगे? आप उस पर करते ना 0%। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था आज मेरा जो पॉडकास्ट था, राहुल जी के साथ था। हमने डिस्कस किया कि कांग्रेस या बीजेपी, हम पहले बता रहे कि हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, बट जो मीडिया है, जो ओपन मीडिया है, जो आज बोल नहीं रहा, उनको भी ये बात उठानी चाहिए कि क्या देश के हित में है क्या नहीं है। इलेक्शन कमीशन देखिए,
इलेक्शन कमीशन देखें आप, देखो जब भी आप कहीं जाते हो आप वोट डाल रहे हो, वो मोदी जी एक अपना कमल का फूल बैग लगा के जाते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन ये है आप किसी की पार्टी को फेवर नहीं करेंगे। उसके बाद बोर्ड आज वोटिंग जम्मू में हो रही है, कश्मीर में जाके वो रैली करेंगे लाइव। क्या इलेक्शन कमीशन सोया क्या? बिल्कुल, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, बट वो ज्यादा एक पार्टी का प्रचारक बन के रह चुके हैं। अगर एक हम देखते हैं कि म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन भी हो रही कहीं में, तो वो मोदी जी वहां रैली करने पहुंचे थे। अच्छा नहीं लगता। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, 140 करोड़ लोगों के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको सबको देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कंट्री कैसे डेवलप हो। सबसे बड़ी बात ये है, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, आपको पार्टी तो होनी ही नहीं चाहिए, आप देश में काम करो। बाकी आप एक वर्कर नहीं है क्या? आपके इतने वो हैं, वर्कर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको भेजो ना। प्राइम मिनिस्टर कभी रैली, बीजेपी रैली में क्यों जाएगा? और वही पैसा सरकार पैसा खर्च करती, 33 करोड़ रुपया एक रैली पे लगता है। अगर आज असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में वहां पे रैली हुई, तो कितना ये रैली होके 600-700 करोड़ में लगा। वो पैसा अगर हमारे देश में लगे, स्कूलों में लगे, हॉस्पिटल में लगे, क्या वो उनकी जानें नहीं बचेंगी? बिल्कुल, ये राहुल जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि प्राइम मिनिस्टर जी आप प्लीज ये रैलीज पे पैसा मत खर्चिए। जो आप लोगों को गाइड करके, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले चैरिटी आप दिखाइए, आप देश का पैसा बचाइए, डेवलपमेंट पे लगाइए, अपनी रैली या फॉरेन टूर्स को कम कीजिए, ताकि ये पैसा यूथ के काम आ सके। ऐसे ही मैं अगले किसी टॉपिक के साथ राहुल जी के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।